राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है और चुनाव आयोग ने देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 13 राज्यों के 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों का ऐलान कर दिया है। और इन 47 विधानसभा सीटों में 7 सीटें राजस्थान की हैं, जहां उपचुनाव करवाया जाएगा। इसी को लेकर के, क्योंकि 7 सीटों पर जो उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, 13 नवंबर को यह वोटिंग की जानी है, 23 तारीख को इसके नतीजे सभी के सामने आएंगे और इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और यह भी बताएंगे इसके बाद आपको हर सीट के हिसाब से उसका विश्लेषण, और साथ ही साथ आपको यह बताएंगे कि आखिर पूरा जो सियासी समीकरण है वो इसको लेकर के क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आपको चुनाव आयोग की तरफ से जो बताया गया है, जो बयान दिया गया है, वो भी आपको सुनाएंगे। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 13 राज्यों के 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इन 47 विधानसभा सीटों में 7 सीट राजस्थान की भी हैं। यहां उपचुनाव करवाया जाएगा। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होनी है, जबकि इसका रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। वहीं राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ प्रदेश के 5 दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राजस्थान में जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें दौसा, झुंझुनू, चौरासी, खीवसर, सलूंबर, रामगढ़ और देवली उनियारा विधानसभा सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 18 अक्टूबर को ही इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी। राजस्थान की इन 7 सीटों पर कुछ नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनना तय माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल अब उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रहे हैं। 3-3 उम्मीदवारों के नाम के पैनल तैयार किए जा रहे हैं। कुछ सीटों पर 1 या 2 नाम के पैनल भी हैं। कांग्रेस इसलिए ज्यादा चिंतित है क्योंकि कांग्रेस को अपनी 4 सीटें रामगढ़, दौसा, झुंझुनू और देवली उनियारा सीटें बचानी हैं, जबकि अन्य 3 सीटों खीवसर, चौरासी और सलूंबर पर भी कब्जा करने के लिए जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार उतारने हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को अपनी सिर्फ 1 सीट सलूंबर बचानी है, जो कि पिछली बार उसके पास थी, लेकिन साथ ही सत्ताधारी पार्टी होने और अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए बाकी 6 सीटों पर भी जीत हासिल करके अपनी ताकत दिखानी है। इन सब के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी भी मजबूती से मैदान में ताल ठोक रहे हैं और अपनी एक सीट बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव की क्या स्थिति बन रही है और बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों से कौन-कौन मजबूत टिकट दावेदार हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए देखिए। दौसा सीट, कांग्रेस विधायक रहे मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई। कांग्रेस अपने गढ़ की इस सीट को बचाए रखना चाहती है। क्षेत्र में सचिन पायलट का खासा प्रभाव है। दूसरी ओर बीजेपी से किरोड़ीलाल मीणा की भी अच्छी पैठ है। देवली उनियारा सीट, यहां कांग्रेस विधायक रहे हरीश मीणा के सांसद बन जाने से दौसा सीट खाली हुई। इस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। कांग्रेस अपनी सीट को बचाने की हर संभव कोशिश करेगी। बीजेपी यहां मजबूत प्रत्याशी उतारकर जीतने की कोशिश करेगी। सलूंबर सीट, उदयपुर की सलूंबर सीट बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के कारण खाली हुई। उपचुनाव वाली 7 सीटों में से केवल सलूंबर ही बीजेपी के पास थी। ऐसे में बीजेपी के सामने सीट बचाने की बड़ी चुनौती है। यहाँ सहानुभूति फैक्टर और सत्ताधारी दल का साथ क्षेत्र में काम कर सकता है। रामगढ़ सीट, अलवर की रामगढ़ सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से खाली हुई। 3 बार ज्ञानदेव आहूजा और 4 बार जुबेर खान विधायक रहे। करीब 3 दशक से यहाँ 2 ही परिवारों का राज रहा है। अब भाजपा राज में कांग्रेस के लिए ये सीट बचाना चुनौती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सामाजिक समीकरण चुनाव में हावी रहते हैं। झुंझुनू सीट, कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई। ये परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट मानी जाती रही है। कांग्रेस के सामने सीट पर विजय का सिलसिला बरकरार रखना बीजेपी के सामने कांग्रेस का गढ़ ढहाना चुनौती है। तो ये 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का सियासी समीकरण है, लेकिन इन 7 सीटों पर किसका दम कितना नजर आता है, ये आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो इस रिपोर्ट के जरिए पूरा सियासी समीकरण आपको समझ में आया होगा, लेकिन साथ ही जब आज तारीखों का ऐलान हुआ, चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, चुनाव आयोग ने क्या सबसे पहले कहा तारीखों के ऐलान को लेकर के, जरा वो भी आप सुनिए।
we have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election, along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be during the first phase. तो 7 सीटों को लेकर के जो पूरा समीकरण है वो आपके सामने है और तारीखों का इंतजार किया जा रहा था, जिसका इंतजार भी खत्म हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। आप जो उपचुनाव हैं उनमें उनके बाद जो 23 नवंबर है, 13 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख को इसका निर्णय सभी के सामने आएगा। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद जो परिणाम थे उसका इम्पैक्ट राजस्थान में कितना पड़ेगा और साथ ही हर सीट के हिसाब से सियासी समीकरण क्या इस वक्त नजर आ रहे हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं और जो अंदर की बात है जरा वो भी आप जानिए। सबसे पहले जरा 7 सीटों के समीकरण को अगर समझा जाए तो दौसा सीट के बारे में सबसे पहले बात, मुरारीलाल मीणा का यहाँ पर एक अच्छा खासा दबदबा है। अब वो जीत करके सांसद बन चुके हैं और इसीलिए ये सीट खाली हुई और उनकी इस सीट पर खाली होने के बाद माना जा रहा है कि उनका एक अच्छा खासा प्रभाव भी है। किरोड़ी लाल मीणा और जो मुरारीलाल मीणा का जो प्रभाव है वो इस सीट पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो मुरारीलाल मीणा जो कि अब जो है सांसद बन चुके हैं तो उनके बाद जो है ये सीट खाली हुई है, लेकिन कांटे की टक्कर इस सीट पर जरूर मानी जा रही है। ये लगातार अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या क्या स्थिति है। 2018-2023 में कांग्रेस की जीत इस सीट पर हुई थी। अब जरा आगे बढ़ते हुए बात देवली उनियारा सीट की भी कर लेते हैं। दरअसल पिछले 2 चुनावों के अंदर यहां पर बड़ा कड़ा मुकाबला रहा। मीणा और गुर्जर जो समाज है वो बड़े निर्णायक भूमिका में इस सीट पर नजर आते हैं और उम्मीदवारों से जो हार जीत है वो तय होती है। हरिचंद मीणा के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, और ये जो सीट है वो सचिन पायलट का गढ़ मानी जाती है। अब इसीलिए सचिन पायलट के लिए साख की बात है। सचिन पायलट की प्रतिष्ठा इस सीट को लेकर के दांव पर लगी है। आप देवली उनियारा सीट पर जो है वो वोटर्स की संख्या भी हम आपको दिखा रहे हैं और 3 लाख से ज़्यादा इसमें जो है वोटर्स की संख्या है और SC ST जो वोटर्स हैं वो 65,000 से ज़्यादा हैं। SC वोटर्स की जो संख्या है वो 57,000 से ज़्यादा है। तो ये कुछ देवली उनियारा सीट पर जो पूरा समीकरण है वो 57,000 के आसपास जो है गुर्जर वोट है। मुस्लिम वोटर्स जो है वो 14,000 के आसपास हैं। तो अन्य वर्ग जो है वो 55,000 के आसपास उनकी वोट हैं। तो ये सीट का पूरा सियासी समीकरण है। अब जरा आगे बढ़ते हुए झुंझुनू सीट की बात करते हैं। 2018-23 में कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है और जाट वोटर इस सीट पर बड़े निर्णायक माने जाते हैं। सीट पर जाट वर्सेस अन्य वोटर का यहां पर मुकाबला देखा जाता रहा है और अब तक इस सीट पर 16 बार चुनाव हो चुके हैं। तो यह भी बड़ा दिलचस्प है। सिर्फ 3 बार अन्य जाति के प्रत्याशी जीते हैं और ज्यादातर जो यहां पर समय है वो ब्रजेंद्र ओला सांसद बनने से, क्योंकि ये सीट खाली हुई है, सीट पर विधायक और MP बनने से दूसरी बार इस सीट पर चुनाव हुआ है। तो यानी कि इससे पहले भी यहां पर इसी तरीके से चुनाव होता रहा है, उपचुनाव होते रहे। खीवसर सीट की बात करते हैं। 2018 में निर्दलीय यहां पर जीतते हैं। 2023 में रालोपा RLP से प्रत्याशी की जीत होती है। जाट समाज के वोटर सबसे ज्यादा प्रभावी इस सीट पर माने जाते हैं। अब इसमें हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द जो है इस सीट पर जो है पूरी राजनीति घूमती है। हनुमान बेनीवाल का फैक्टर इस सीट पर सबसे ज्यादा हावी माना जाता है और इनकी सबसे अच्छी पकड़ वाली सीटों में से एक ये है। विधायक के सांसद बनने पर यह सीट खाली हुई है और 2018 में निर्दलीय प्रत्याशी की सीट पर जीत हुई थी। 2023 में रालोपा प्रत्याशी की सीट पर जीत होती है और इसीलिए ये सीट जो है वो अन्य फैक्टर पर बड़ा असर करती है। यानी कि आप जो मान रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस के बीच की लड़ाई है, तो ऐसा नहीं है। 2 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बाकी दूसरी पार्टी यानी कि BAP और RLP जो है वो बड़ा असर डालती हैं। अब जरा रामगढ़ सीट की बात कर लेते हैं। पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है। ध्रुवीकरण वाली सबसे बड़ी ये सीट मानी जाती है और यहां पर ध्रुवीकरण का फैक्टर बहुत ज्यादा हावी रहता है। कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से यह सीट खाली हुई है और विधायक के निधन के बाद ये जब सीट खाली हुई है तो इस पर अब
ये चुनाव होने हैं, उपचुनाव होना है। अब जरा आप देखिए, कांग्रेस जो है इमोशनल कार्ड इस सीट पर खेलने की तैयारी कर रही है और 1990 से जुबेर खान का ही इस सीट पर दबदबा बना हुआ है एक लंबे समय से। आप देखिए तो ये ध्रुवीकरण वाली सीट है और यहां पर जो है एक लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर के आसार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ये हरियाणा से लगती हुई विधानसभा की सीमा है और अब आप देखिए कि हरियाणा में बीजेपी को जीत मिली और उस जीत का इस सीट पर कितना असर पड़ता है, ये फिलहाल देखना होगा। अब यहां देखिए मेव वोटर्स की जो संख्या है वो 80,000 के आसपास है। राजपूत वोटर इस सीट पर 35,000 के आसपास है। अब इसके आगे बताते हैं आपको, पंजाबी सिख जो वोटर हैं उनकी संख्या इस सीट पर 25,000 के आसपास है और जो सैनी वोटर है वो 15,000 के आसपास उनकी स्ट्रेंथ इस सीट पर दिखाई देती है। पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा बना हुआ है और ध्रुवीकरण वाली सबसे बड़ी ये सीट मानी जाती है। तो ये इस सीट को लेकर के है। आप जरा आगे बढ़ते हुए आपको 84 सीट के बारे में बताते हैं। 2018 में बीटीपी के पास ये सीट थी। 2023 में बीएपी जो प्रत्याशी है उनकी जीत इस सीट पर होती है। सीट पर आदिवासी वोटर बहुत प्रभावी हैं और इसलिए कहा जाता है राजकुमार रोध जो हैं उनका ये गढ़ है और इसीलिए इस सीट को जीतना राजकुमार रोध के लिए ये साख की बात यहां पर बन चुकी है। अब राजकुमार रोध के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। आपको पता ही है कि राजकुमार रोध जो कि अब संसद पहुंच चुके हैं तो अब ये सीट खाली हो गई। गुजरात से लगती हुई विधानसभा की सीमा है। सीट पर 90% आदिवासी वोटर हैं तो निर्णायक भूमिका उन्हीं की है और पलायन, पानी की कमी, रोजगार, ये कुछ बड़े मुद्दे इस सीट पर दिखाई देते हैं। 2018 में बीटीपी प्रत्याशी की सीट पर जीत हुई थी लेकिन बाद में बीएपी के जो प्रत्याशी हैं भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार रोध इस सीट पर वो जीतते हैं और उसके बाद लोकसभा चले जाते हैं और सीट खाली हो जाती है और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो ये कुछ समीकरण है 84 विधानसभा का। आप जरा सलूम्बर की तरफ पढ़ते हैं। सलूम्बर वो सीट है, सबसे पहले आपको बता देते हैं, इन 7 जो उपचुनाव हो रहे हैं सीटों पर, इनमें से एकमात्र सीट है जिस पर बीजेपी का कब्जा रहा है। अब देखिए बीजेपी के विधायक के निधन के बाद से सीट खाली हुई है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी को इसका सिंपैथी वोट जो है वो मिलने की संभावना है। उदयपुर बांसवाड़ा हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित करना इस सीट पर एक बड़ा मुद्दा है। जैसलमेर से उदयपुर में पानी की मांग जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है और कुल वोटर्स की जो संख्या है वो करीब 2,95,000 के आसपास है। लगभग 3 लाख के आसपास यहां पर वोटर है। 3 बार से बीजेपी लगातार जीत रही है इस सीट पर और यह माना जा रहा है कि यह गढ़ अब बीजेपी का बन चुका है। अमृतलाल मीणा के निधन से यह सीट खाली हुई और अब जो है बीजेपी विधायक के निधन से सीट खाली होने के बाद अब माना जा रहा है कि उनके परिवार के जो है उनमें से किसी को ये टिकट मिल सकती है, संभावनाएं ऐसी हैं। लेकिन अब जरा 7 सीटों के समीकरण और उस उपचुनाव की जो खास बातें हैं वो भी जरा जानते हैं। 5 में से 3 सीटों पर सचिन पायलट के करीबी हैं। मुरारीलाल मीणा, हरीश मीणा, ब्रजेंद्र ओला ये पायलट खेमे के बताए जाते हैं, पायलट के बहुत करीबी हैं। अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजनाएं क्या काम करेंगी, बड़ा सवाल है कि पहले की जो सरकार थी उनके कामों का कितना बखान किया जाएगा और उसके दम पर क्या वोट मांगे जाएंगे। साउथ राजस्थान में आदिवासी वोटर्स पर पूरे तरीके से दारोमदार है और साउथ राजस्थान में आदिवासी वोटर्स का रुझान इससे पता चल सकेगा कि आखिर किस तरफ उनका पलड़ा नजर आ रहा है। सचिन पायलट की प्रतिष्ठा इस चुनाव में, इस उपचुनाव में दांव पर लगी हुई है। विधायक के सांसद बनने से 5 सीट खाली हुई हैं। 5 में से 3 सीटों पर सचिन पायलट के करीबी हैं और जो 3 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है और 1 सीट जो है वो बीजेपी के पास है। माफ कीजिएगा, 4 सीट जो है कांग्रेस के पास है, 1 सीट बीजेपी के पास है और 2 अन्य के पास है, यानी कि 1 आरएलपी के पास और 1 बीएपी के पास। तो ये इस तरीके से पूरा समीकरण है 7 सीटों का। अब हमने आपको बताया कि इसमें एक तरफ जो है वो सचिन पायलट खेमे के कई नेता हैं। अब जरा आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। आरएलपी के टिकट दावेदार जो हैं वो खीवसर सीट से वो कौन कौन है? कनिका बेनीवाल है, हनुमान बेनीवाल की पत्नी है। वो चाहते हैं कि उनको चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। महिला नेता है, युवा चेहरा है और प्रबल दावेदार भी मानी जा रही है। नारायण बेनीवाल पूर्व विधायक हनुमान बेनीवाल के भाई हैं। अब संभावना ये भी है कि उनको भी मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये 2 नाम उनके घर से ही चल रहे हैं, यानी कि उनके परिवार के ही हैं। कनिका बेनीवाल और उनके भाई जो है उनका जो नाम है वो खीवसर सीट पर चल रहा है और ये उनका गढ़ है। तो माना जा रहा है कि उनके परिवार से अगर किसी कैंडिडेट को उतारा जाएगा तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब जरा आपको खीवसर सीट पे ही बीजेपी के जो दावेदार हैं उनके बारे में भी बताते हैं। रेवंत राम जांगा जो है वो पिछले जो चुनाव में बहुत कम अंतर से आ रहे थे। क्षेत्र में संगठन में लंबे समय से एक्टिव हैं और टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। पूर्व सांसद, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। ज्योति मिर्धा के बारे में भी आपको बता दें क्योंकि वो भी चुनाव के अंदर मैदान में है। हालांकि पिछला चुनाव भी वो हार गई थी। ज़्यादा उनका अच्छा अभी तक जो है रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से वो ये मांग कर रहे हैं। तो ये 2 नाम कुछ ऐसे चल रहे हैं जो कि सीट पर प्रबल दावेदारी यहाँ पर दिखाई दे रही है उनकी।
तो ये पूरी जो खीवसर सीट है उसको लेकर के पूरा समीकरण है, तो ये हमने आपको दिखाया। और इसको लेकर के कांग्रेस की जरा आप इस पर बात कर लेते हैं। रघुवेंद्र मिर्धा कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। रामनिवास मिर्धा उनके पोते हैं, पूर्व जिला प्रमुख भी रही हैं। बिंटू चौधरी जो है, बिंदु चौधरी भाजपा छोड़कर के कांग्रेस में आई हैं, तो अब उनको संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं। भाजपा छोड़कर के कांग्रेस में आने के बाद उनको लग रहा है कि शायद इस पर कुछ बन जाएगा। 84 सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी विधायक रहे राजकुमार रोत का ये गढ़ है। आदिवासी क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस तो है ही, और तीसरा जो है वो बीएपी है। तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही हैं। बीएपी के विधायक रहे, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो 84 सीट पर बीएपी के टिकट दावेदार कौन कौन है, वो पोपटलाल खोखरिया है, जो है वो चाहते हैं कि आदिवासियों में अपनी मजबूत पकड़ रखा जाए, अपने गढ़ को, अपने भरोसेमंद विश्वास पात्र को एक बार मैदान में उतारा जाए। वहीं दूसरी तरफ अनिल और दिनेश जो है वो भी इस चुनावी मैदान के अंदर है। तो ये हमने आपको कुछ इन 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर के एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की है, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए कि कैसे और क्या अभी तक चल रहा है। और अभी तक जो माना जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर 2 क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। हरियाणा चुनाव के अंदर आपने देखा भी कि क्षेत्रीय पार्टियों का जो दबदबा था वो बहुत कम हो गया, खत्म के बराबर ही हो गया है। लेकिन क्या राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप को उभार पाएंगी और अपनी सीटें, अपना गढ़ क्या बचा पाएंगी, ये परिणाम के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन अब आप